हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम लेकर आए हैं आईसीटी का अपना अगला प्रैक्टिस सेशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं इसमें हमको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है पढ़ना रहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपका बेस्ड है किस पर? आईसीटी पर। ठीक है, आईसीटी का ये प्रैक्टिस सेशन जो है नंबर कौन सा है? तो ये नंबर 3 है। क्लियर? चलिए तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं और पूछे गए हैं, उनकी बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कोशिश करिएगा आप इसका आंसर दें, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से आराम से और फिर कोशिश करें कि आपको इसका आंसर पता हो। अगर नहीं पता है तो फिर देखिए मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएमई आईसीटी। एनएमई आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है यहां पर। ठीक है, बताइए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने क्वेश्चंस जो हैं, आंसर जो है अपने मार्क करके रख लीजिए आप, है ना। मैं जो यहां पर बताऊंगा उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर किया था, करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? चलिए तो एनएमई आईसीटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ये एजुकेशन के लिए है, स्पेशली यहाँ पर वर्ड जिस पे फोकस किया गया वो एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि देखो नेशनल मिशन तो चारों में मिल रहा है, आईसीटी पीछे चारों में मिल रहा है, तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है। ये जो कीवर्ड यहाँ पर है वो केवल ई है, ई का मतलब यहाँ पर एजुकेशन है। क्लियर है ये बात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा फर्स्ट करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। अब इसकी बात करते हैं, ये जो एनएमई आईसीटी जो है ये सरकार ने जब शुरू किया था तो वो स्टार्ट किया था 2009 में, है ना। इसकी स्टार्टिंग मानी गई है 2009 में ये स्टार्ट किया गया है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर आपके पास क्या मिलेगा? फ्री एजुकेशन पोर्टल मिलता है आपको। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिल सकती है, फ्री एजुकेशन पोर्टल है, इसीलिए इसका नाम आईसीटी दिया गया है पीछे। ठीक है, फ्री एजुकेशन पोर्टल है ये। आपको गवर्नमेंट ने एक चैनल दिया है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। क्लियर? यहां पर एनएमई आईसीटी के अंदर एक एक आपको क्या मिलने वाला है? चैनल मिलता है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। ठीक है, यहां पर जो स्टूडेंट होंगे या जो कैंडिडेट्स हैं वो जाकर क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन चैनल या फ्री टीवी चैनल है ये, फ्री टीवी चैनल, इस टीवी चैनल से क्या कर सकते हैं? एजुकेशन या स्टडी अपनी कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? स्वयं प्रभा नाम याद रखना है। एनएमई आईसीटी जो है इसके बारे में, और क्योंकि अब एजुकेशन से रिलेट कर रहा है, एजुकेशन से रिलेट कर रहा है तो आपको यहां से एक चीज और याद रखना होगी कि एनएमई आईसीटी जो है इसको कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है रन करता है। तो यहां पर याद रखेंगे आप इसके बारे में कि इसको जो है अंडर एमएचआरडी है। ये किसके अंडर में है? ये अंडर एमएचआरडी। ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है आपका उसके अंदर आता है, उसके अंदर चलता है। मतलब कहने का कि ये जो प्रोग्राम है ये एमएचआरडी रन करता है। सिंपल सी बात, 2009 में शुरू किया गया था। ये फ्री एजुकेशन पोर्टल है, आपको इसका एक चैनल मिलता है जो फ्री टीवी चैनल है, उसका नाम स्वयं प्रभा है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, इसी के अंडर में आपको इंडिया की जो फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वो भी किसके अंदर मिलते हैं? एनएमई आईसीटी के अंदर मिलती है। क्लियर है? तो इसका पहला करेक्ट आंसर जो है आपका वो आपको यहां पर याद रखना है, क्या है? एनएमई का फुल आईसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। आपके पास कुछ यूनिट्स यहां पर लिखी हुई है, अराउंड 6 यूनिट लिखी है। आपको इन 6 का करेक्ट ऑर्डर बताना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पुट द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट, मतलब सबसे छोटी पहले रखो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। कोशिश करिए, देखिए आपके पास 6 जो ऑप्शन है इसमें आप क्या बता पाते हैं, आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन दिए हैं, किलो बाइट है आपके पास, है ना, आपके पास बाइट है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है, बिट है। आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? चलिए बात करते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो
अभी एक आंसर आया है, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं, देख लेते हैं सही या नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। हम जब देखते हैं तो हमें जो कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट्स होती है, वो जो सीक्वेंस होती है, सबसे छोटी यूनिट में आप बिट बताते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है निबल, बिट के बाद कौन आता है, निबल। देन आता है आपका बाइट, ठीक है। देन आता है किलोबाइट, फिर उसके बाद आपका किलोबाइट के बाद कौन आएगा, किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट के बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आएगा गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद अभी इन मेमोरी यूनिट्स को अपन को पूरा पढ़ना है अलग से, लेकिन अभी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है उसमें बात करेंगे अगर अपन, तो अपने पास नेक्स्ट है टेराबाइट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होती है, अब इस सीक्वेंस को आपको जमाना है। देख लेते हैं, सबसे छोटी यहां पर बिट है तो पहले नंबर पे एफ आ जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं, हमारा बी आ जाएगा बाइट वाला। देन अपन बात करेंगे हमारे पास किलो बाइट है क्या, तो वो हो जाएगा आपका ए। देन उसके बाद हमारे पास सी है मेगाबाइट, फिर उसके बाद है अपने पास पहले गीगाबाइट ई एंड देन डी। तो एफ बी ए, एफ बी ए, यहां भी एफ बी ए, यहां भी एफ बी ए, सब में तीनों में एफ बी ए, तो इन तीनों का तो मतलब ही नहीं है। फिर सीई डी, करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर 3 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंबल ए टू एफ आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग। ये आपसे पूछा गया है कि किसमें हम लोग ए टू एफ सिंबल यूज करते हैं, और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहां पर आपको नंबर सिस्टम के ऑप्शन दिख रहे हैं। वो नंबर सिस्टम्स लिखे हैं जो हम लोग कंप्यूटर में कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं या कंप्यूटर में हमको पढ़ाए जाते हैं, ये नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ए एफ यूज होता है, ए टू एफ यूज होता है, या डेसिमल में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, या ऑक्टल में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर हेक्साडेसिमल, वेरी गुड, आंसर आ गया है। बाइनरी की अगर अपन बात करें तो बाइनरी में जो है वो नंबर्स 0 से 1 तक रहते हैं, 0 और 1 ही होते हैं क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होंगे। डेसिमल की बात करें तो यहां पर जो रेंज है वो है 0 to 9 की, क्लियर। उसके बाद अपने पास आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में एक्चुअल में स्टार्टिंग होती है 0 से, और ये जो है वो कहां तक जाता है, तो ये एफ तक पहुंच जाता है। ये आपका 0 लिखा है, इसको ओ नहीं समझिएगा आप, क्लियर। 0 to एफ होता है। इसको कैसे डिवाइड किया जाता है कि नंबर्स में 0 से 9 मिलेगा आपको, देन ये अल्फाबेट में एंटर करता है और ये होता है ए से एफ तक। इसको जब आपको नंबर सिस्टम बताएंगे तब ये पूरा डिटेल कर दिया जाएगा। और ऑक्टल नंबर की बात करें तो ऑक्टल में जो है वो 0 to 8 होता है। कहां से कहां तक होता है इसमें ऑक्टल में, 0 to 7 तक होता है, ठीक है। तो ये आपके नंबर सिस्टम है। अगर अब हमसे पूछा है कि ए एफ किस में यूज हो रहा है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ए एफ जो यूज होगा वो किस में होगा, हेक्साडेसिमल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, बताइए क्या कहते हैं उसको। इनकोडिंग करना या स्क्रैम्बलिंग करना डेटा की, क्या प्रोटेक्शन कहलाता है, डिटेक्शन कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है, या डिक्रिप्शन कहलाता है, बताइए आंसर। अगेन इसका भी आंसर जो है करेक्ट आया है। अच्छा, कोइंसिडेंटली सभी के आंसर 3-3 निकल रहे हैं। इनकोडिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉरी इंक्रिप्शन कहलाता है ये, है ना। इसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, क्लियर। इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, इंस्क्रिप्शन कहलाता है ये, इंक्रिप्शन। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ सीडी रोम इज नोन एज, ये बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कहलाता है। हम उसको बर्निंग कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, क्या जिपिंग कहेंगे, क्या डिजिटाइजिंग कहेंगे, क्या रीपिंग कहेंगे, क्या कहा जाता है इसको। चलिए बर्निंग कहते हैं। अब यहां पर ध्यान ये देना है, जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं बट हमें दिक्कत दे देते हैं कई बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में अगर गलती कर दें तो। यहां पर लिखा है कॉपिंग डेटा या फाइल फ्रॉम कहां से कहां, है ना। उसने पूछा है, उसने आपको बोला है कि डेटा जो है आपका वो फाइल्स टू सीडी रोम, मतलब हमें जो है सीडी रोम में डेटा भेजना है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो बर्निंग प्रोसेस होती है ये होती है जब डेटा हम लोग सीडी रोम में भेजते हैं, क्लियर। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां पर और बात कर लेते हैं कि जिपिंग, डिजिटाइजिंग और रिपिंग जो होता है ये क्या होता है। तो जिपिंग का मतलब होता है
कि अगर आपके पास कोई एक फाइल है, उसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेसिबल फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम जिप फाइल बोलते हैं। क्लियर है? तो जिप फाइल का मतलब ही यहां पर जिपिंग से जिप। तो यहां याद रखना कि इससे हम लोग, ये यूज होता है टू कंप्रेस दी फाइल। इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे, टू कंप्रेस दी फाइल। ठीक, एक चीज हो गई। उसके बाद बात करें अगर अपन डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग का मतलब क्या होता है? डिजिटाइजिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिजिटल सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना? ये इसको हम बोलेंगे टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल सिंबल्स। ठीक है, इसको आप कहते हैं डिजिटाइजिंग। और आपके पास एक और टर्म यहां पर लिखी है, रिपिंग। रिपिंग का मीनिंग क्या होता है? रिपिंग का मतलब बताइए। रिपिंग का मतलब होता है, मैं बता देता हूं, रिपिंग का मतलब होता है जस्ट इसका उल्टा। मतलब, है ना, इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्या करते हैं, डेटा इसमें कॉपी किया जाता है, कॉपिंग दी डेटा फ्रॉम, कहां से? अब मैंने कहा कि इसका उल्टा, जो आपको प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा गया था उसका जस्ट उल्टा करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सीडी रोम से डेटा हमारी हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट करना, फ्रॉम सीडी। और इसकी जगह अगर डीवीडी भी दिया होता है तो वो भी चलेगा, है ना? अगर कोई और हार्ड हार्ड डिस्क या कोई ऐसी चीजें दी होती तो वो भी चलेगा, फ्रॉम टू कंप्यूटर हार्ड डिस्क या कंप्यूटर मेमोरी। क्लियर है? इसको रिपिंग कहते हैं। और बर्निंग आपको समझ में आ ही गया कि डेटा किधर पहुंचाना, डेटा पहुंचाना हमारे कंप्यूटर से सीडी में, वो कहलाता है अपना बर्निंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। आपके पास व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर लिखा है, बताइए इन तीनों में कौन सी आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है? और क्वेश्चन के ऑप्शन जो है वो आपके कॉम्बिनेशन में है। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। बिल्कुल, गौरव सर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए व्हाट्सएप तो नो डाउट आपको बताने की जरूरत नहीं है। गूगल टॉक में टॉक लिखा है, ये भी यहां से समझ में आता है कि गूगल टॉक भी जो है वो भी एक तरीके का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। इवन यहां से वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप से भी वीडियो कॉलिंग भी पॉसिबल है। वाइबर भी जो है, ये वाइबर भी एक तरीके का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों आपको देखना है, और ये आपको मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। ये तीनों जो है ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। क्लियर? चलिए, ठीक। वाइबर के बारे में ये क्वेश्चन क्यों लिया गया स्पेशली, क्योंकि वाइबर के बारे में एक रिसर्च आई थी और माना गया है कि यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा यूजर है वाइबर का, है ना? यूक्रेन यूजेस यूक्रेन हैज मैक्सिम, ऐसा लिख देते हैं इसको, यूक्रेन हैज मैक्सिमम यूजर्स ऑफ वाइबर। ना ये डेटा था, ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, बट बात ये है कि कभी बाई चांस, क्योंकि अभी यूक्रेन का चल ही रहा है इसलिए हो सकता कहीं आ जाए गलती से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल स्टैंड्स फॉर। अब क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है छोटा सा है, लेकिन मैं बताता हूं, हमारे ही स्टूडेंट्स जिनको बताया था, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत करके आए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीएससी ने पूछा हुआ है यूआरएल का फुल फॉर्म। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। करेक्ट। चलिए देखिए, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहली बात तो लोकेशन होता नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये यूआरएल होता है जो हमने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी देखा, इसका जो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
देखो छोटी सिली मिस्टेक्स ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से मेंशन किया यहाँ पर। आपने पढ़ा जरूर है लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी करना है आपको वापस एग्जाम में। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राम्स लैपटॉप हैज एन एलईडी एलसीडी स्क्रीन। एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एक्रोनिम एलसीडी स्टैंड्स फॉर क्या होता है बताइए। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी इसका आंसर भी जो है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। करेक्ट? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, MOOC स्टैंड्स फॉर, बताइए। MOOC का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे यहां पर। ये कुछ समय पहले बहुत न्यूज में रहा था, इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मेरिंड ओपन ऑनलाइन कोर्स। कोर्स बताइए। जी जी, इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। डोंट वरी, मैं आपको कुछ जो एक्रोनिम्स है वो और प्रोवाइड करूंगा जब अपना ये सिलेबस खत्म होने को होगा। करीब 50 के आसपास एक्रोनिम्स है। पेपर में ये आते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे एक एक दो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज द एक्सटेंशन फॉर द फाइल ऑफ। ये आपको बताना पड़ेगा कि बताइए इनके एक्सटेंशन जो होते हैं ये किसके हैं। आपके पास ऑप्शन से पढ़ सकते हैं आप। ऑडियो डेटा होता है, इमेज होता है, या वीडियो होता है, या टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये होता है आपका इमेज का। GIF जो होता है ये, आपका JPG जो होता है ये, सभी सभी ये किसके हैं। ये सब आपके इमेज के एक्सटेंशंस हैं। इमेज का कोई जो फाइल होता है उसके पीछे आपके पास लिखा हुआ रहेगा, है ना। .jpg लिखा हुआ है, .jpeg लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे एक्सटेंशंस भी हम लोग पढ़ेंगे आगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। GIF का मतलब क्या होता है। GIF का मतलब क्या होता है, चलिए ये भी बताइए आप लोग। GIF का मतलब क्या होता है, .jpg का मतलब क्या होता है, .bmp का मतलब क्या होता है ना, .png का मतलब क्या होता है। इनके फुल फॉर्म भी बताइए। ये भी इनके फुल फॉर्म भी होते हैं, है ना, तो ये भी बताइए। GIF, अच्छा नहीं नहीं बता रहे, चलिए ठीक है। GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, JPG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ठीक है, BMP, .bmp जो होता है, .bmp होता है बिटमैप, बिटमैप फॉर्मेट। और PNG जो होता है ये होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप या ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेंगे, हो सकता है ये फुल फॉर्म ही पूछ ले। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्लासेस अटेंड कर लीजिए, देख लीजिएगा, अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपके पास, आप देख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्या है। डीवीडी टेक्नोलॉजी uses an optical media to store the digital data. डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर, पहली बात तो यहां से आप एक एक इंफॉर्मेशन अपने पास रख लीजिए। ये जो डीवीडी टेक्नोलॉजी है ये किस लिए यूज होती है वैसे आप जानते हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन को और भी अच्छी तरीके से फ्रेम किया जा सकता था। डीवीडी जो है उसमें ये पूछा जा सकता है कि द डेटा स्टोर्ड इन द डीवीडी इज इन विच फॉर्म, है ना। तो वहां पर ऑप्शंस आपके पास हो सकते थे, इज इन मैग्नेटिक फॉर्म, इज इन ऑप्टिकल फॉर्म, इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, XYZ इस तरीके से आपसे या नन ऑफ द अबव करके ऑप्शन दे देता। तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि डिजिटल जो डेटा होता है हमारा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करता है वो डिजिटल फॉर्म में करता है, तो वो उसको जो हमारी डीवीडी स्टोर करती है वो ऑप्टिकल फॉर्म में करती है ना। यहां पर उन्होंने सिंपल पूछ लिया है कि डीवीडी का फुल फॉर्म बता दो, तो डीवीडी का फुल फॉर्म तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डिजिटल वेक्टर डिस्क होता है, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क होता है, क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। क्या करेक्ट आंसर है इसका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अच्छा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। और डीवीडी का एक नाम और, अगर मान लीजिए आपके पेपर में ये नहीं आया है ना, अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह पर आपसे वो ये पूछ लेगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की जगह वो आपको बोल देगा डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो ये दोनों में से जो भी आंसर आता है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो वर्सेटाइल आएगा क्योंकि एग्जैक्ट जो इसका वर्सेटाइल होता है, नहीं वॉल्यूम डिस्क नहीं होता सर, डीवीडी का फुल फॉर्म वॉल्यूम डिस्क नहीं होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है या वीडियो डिस्क होता है, करेक्ट। अच्छा एक मिनट, ये जो जेपीईजी, ये जेपीईजी आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी भी होता है और एक फॉर्मेट जेपीईजी भी होता है, जेपीईजी भी होता है ना। तो जो ये जॉइंट फोटोग्राफिक जो है, इसमें एक वर्ड कीवर्ड आप एक और ऐड कर सकते हो यहां से, इसको अगर आप चाहें तो ये सेम होता है, एक्सपर्ट लिख दीजिए यहां पर साथ में, एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, तो जेपीईजी जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। जेपीईजी का जो है ये भी फॉर्मेट होता है ना, जेपीईजी फॉर्मेट भी होता है फोटो का, इमेज का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइए, अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज्ड विद इन अ बिल्डिंग इज कॉल्ड। एक बिल्डिंग के अंदर यूज होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क, हमने लास्ट लेक्चर्स में जो हमारे नेटवर्किंग के लेक्चर्स पढ़े थे कंप्यूटर इंटरनेट के पहले, उसमें हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, वैन मैन लैन सैन। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका। सिंगल बिल्डिंग के अंदर यूज किया जा रहा है नेटवर्क, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लैन होगा। ठीक है, एक ही बिल्डिंग में जो नेटवर्क यूज होता है उसको आप कह देते हैं कि वो लैन है। ठीक है, ये बात है ना। अगर यही नेटवर्क की बात की जाती और ये नेटवर्क जो होता वो कहां पर होता, एक से ज्यादा बिल्डिंग या दो तीन मोहल्ले या फिर एक एरिया को अगर आप कवर करते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। एक किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को अगर आप कवर करते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है जहां पर डेटास को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि एक ही बिल्डिंग में जो यूज होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइए, A/N is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents। ऐसी कौन सी चीज होती है, इसका अगर मीनिंग देखें क्वेश्चन का, जो अपनी ही फाइल को किसी दूसरी एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है .exe फाइल, .exe फाइल उसके अंदर कॉपी कर लेती है या किसी डॉक्यूमेंट में कॉपी कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी कर पाता है क्या। और अच्छा एक चीज और, वर्ड यहां पर ध्यान दीजिएगा, बाई इटसेल्फ लिखा है ना, वो खुद से कर लेता है। खुद से वाला कौन है, ये इटसेल्फ वाला।
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल या फिर एंटीवायरस, इनमें से कौन? चलिए, इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, हमने वायरस जब पढ़ा था तो हमने वहां पर बताया था कि वायरस जो होता है उसको आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो आपके सिस्टम में आ गया तो वो बाय इटसेल्फ जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट भी कर लेता है, अपनी कॉपीज भी बना लेता है, और बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के वो अपने आप को क्या करने लगता है, इंस्टॉल कर लेता है और डुप्लीकेशन करने लगता है, वहां पर कई सारी फाइल बना देता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वायरस होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? CSS स्टैंड्स फॉर, क्या है ये CSS? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CSS का फुल फॉर्म बताइए। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपेरेटिव स्टाइल शीट्स या कॉम्प्रहेंसिव स्टाइल शीट्स, क्या करेक्ट आंसर होगा? आंसर करिए सर, देखिए कितने सही होते हैं गलत होते हैं वो अपने से भी देखिएगा, मुझे भी बताइए, आपके आंसर्स आना चाहिए। चलिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है ये, है ना, ये एक तो पहली बात आप शीट्स से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये एक्सेल वगैरह की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह की कहीं बात कर रहा है, MS एक्सेल की बात कर रहा है। बट ये जो है ये यूज होता है हमारे जो वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं, जो वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं उसमें, है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यूज्ड इन वेब पेज डिजाइनिंग, है ना। जो आप HTML का यूज करते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हो, HTML, ठीक है, HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उससे भी वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं और उनको अच्छा थोड़ा एस्थेटिक वाइज अथवा थोड़ा ब्यूटीफुल दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम या इसको शीट या फिर इसको अपन कहेंगे CSS, .css का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which type of following would not be considered as a form of secondary storage? वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट, अगर आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह तो वहां पर से आप ये क्लिक कर पाएंगे कि किसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एज ए सेकेंडरी स्टोरेज। ये देखना बहुत जरूरी है ना। अगर आप ये मिस कर गए बीच का नॉट तो आप पहला ही आंसर करेक्ट कर जाएंगे और फिर आपको लगेगा घर आकर कि यार ये क्या हो गया अचानक, मतलब कैसे गलत हो गया। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, कहाँ नॉट लिखा है कहाँ नहीं लिखा है वो ध्यान रखना है। Which of the following is would not be considered as a form of secondary storage? पहली बात तो सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है ना, जो हम लोग इसको एक और नाम बोलते हैं ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी होती है ये जो आप बाहर से अटैच करते हो, सिस्टम में बाहर से अटैच करते हो ना, है ना, वो एक्सटर्नल जो होती है वो कहलाती है अपनी सेकेंडरी। तो अब अपन को यहां से बताना है कि कौन सी एक्सटर्नल नहीं है। तो अगर फ्लॉपी डिस्क देखें, ये भी हमारी पहले यूज होती थी, जो बाहर से हम लोग एक्सटर्नल डिवाइस है ये मेमोरी यूनिट। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD DVD वगैरह होती वो हो जाएगी हमारी, है ना, तो वो भी बाहर से यूज होती है। रैम जो होती है हमारी सिस्टम में इनबिल्ट होती है। रैम जो होती है ये हमारी सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है ये? प्राइमरी मेमोरी। और इसी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, या इसी को हम कहते हैं मेन मेमोरी। ये सारी बातें आपको बताई थी, है ना, ये आपकी मेन मेमोरी हो जाएगी या इंटरनल मेमोरी हो जाएगी, रैम। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो रैम होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो प्राइमरी जो है वो आपकी रैम है, तो उसका आंसर आप अपोजिट बताएंगे, मतलब आप बताएंगे कि सेकेंडरी नहीं है वो रैम है। फ्लैश ड्राइव जैसे आपके पास होता है अपना पेन ड्राइव, ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? जैसे पेन ड्राइव जो होता है ना, पेन ड्राइव किसका एग्जांपल है? पेन ड्राइव है हमारा फ्लैश ड्राइव का एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी तो बाहर से यूज होती है, सेकेंडरी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम। पहली बात, ब्लूटूथ जो है
ये यहां से आपको पॉइंट याद रखना है कि वेव्स जो यूज करता है वो कौन सी करता है, तो रेडियो वेव्स पे यूज होता है। ब्लूटूथ जो होता है वो वेव्स कौन सी यूज करता है, रेडियो वेव्स। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम है, सबको मालूम, दैट इज गुड फॉर अबाउट। वो पूछना चाह रहा है कि अगर आप ब्लूटूथ यूज करेंगे तो इनमें से कितनी डिस्टेंस के लिए वो ब्लूटूथ जो है वो अच्छा होता है, उसके ऊपर वो कनेक्शन लूज करता है या डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जरा। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो अबाउट 30 फीट है। यहां पर आप बोल सकते हैं कि अबाउट 10 मीटर्स, है ना। ये आप अगर मीटर्स में अगर पूछे तो आप वो भी याद रख लीजिएगा कि जो आपका ब्लूटूथ होता है वो अराउंड 10 मीटर्स की रेंज आपको प्रोवाइड करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, यहां तक बात। अब हमारे पास ये जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में हमने बोला कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो रेडियो वेव पे बेस्ड होता है, डेटा ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव करता है। एक आता था आईआर ब्लास्टर। आईआर ब्लास्टर है, इसमें आईआर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये इंफ्रारेड वेव्स को यूज करता था। इंफ्रारेड वेव्स जो है वही रिमोट्स वगैरह में भी यूज होती है, जो हमारे टीवी वगैरह के रिमोट होते हैं उसमें भी जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वो इंफ्रारेड से किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। विथ रिगार्ड्स टू कंप्यूटर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या ट्रू, बताइए। पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये बताइए। है ना, आप इनको करिए, इनको देखिए और मुझे लास्ट में आप इनका आंसर करिएगा कि मतलब टोटल आप अभी जो है ना पूरा सेशन कर रहे हैं, तो इसमें लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 31 और 32 क्वेश्चन हैं। देखते हैं आपका टोटल स्कोर बताइएगा मुझे लास्ट में। यहाँ से अगर आपको नहीं पता है तो इनके फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे, है ना। अगर रोम का फुल फॉर्म नहीं पता है, रैम का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या लिख रहे हैं आप। चलिए फोर्थ आंसर आया है, देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। रीड ओनली मेमोरी, रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी। पहला तो पी जो लिखा है, पी पॉइंट जो है आपका, क्या हमारी रोम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, तो ये ऑप्शन जो दिया है, जो पॉइंट दिया है, स्टेटमेंट ही गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो रोम होती है वो हमारे मोबाइल में जैसे होती है ना, तो ये तो एक तरीके का परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, इसमें अगर आपने डेटा डाल दिया तो वो चाहे आप फोन स्विच ऑफ करो, है ना, या उसको रिफ्रेश करो, रीस्टार्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमानेंट स्टोरेज टाइप होता है ये, इसलिए इसको वॉलेटाइल बोलना गलत होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए हटाइए, देखते हैं दूसरा क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये वॉलेटाइल होगी। क्यों? क्योंकि रैम जो होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका फोन वगैरह या सिस्टम हैंग करने लगता है तो आप उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, रिबूट कर देते हैं। तो वो रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है, क्योंकि उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है अगर आपने उसको स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर अगर अपन बात करें तो लिखा है सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी। अब आप मुझे बताइए, क्या सेकेंडरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है? नहीं, सेकेंडरी मेमोरी कभी भी वॉलेटाइल नहीं होती, क्योंकि अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में अभी अपन ने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है। तो मैं यहां पर आपको बताऊं तो आप बोलेंगे एचडीडी जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है आपकी, आपकी पेन ड्राइव जो होती है ना, फ्लॉपी डिस्क जो होती है, डीवीडी जो होती है, ये सारी जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। मुझे बताइए, क्या आपने इनमें डेटा इंसर्ट किया है, डेटा इसमें डालने के बाद ये क्या डायरेक्टली डिलीट हो जाता है ना। अब आप उसको जब अपने सिस्टम से हटाते हैं, जब उसमें पावर कट होता है, तो क्या उसका डेटा डिलीट हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये जो सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल है, ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है।
तो इसका अगर आपसे ट्रू पूछा था तो ट्रू इज ओनली क्यू। आपने क्या देखा, आपने आपने उल्टा आंसर कर दिया शायद। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्यू होगा ना, बताइए। आपसे पूछा क्या गया था इसमें क्वेश्चन में कि बताइए कौन सी आपकी विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछा गया है, दो दो तो गलत ही हो गए। जी जी हाँ, यही गलती होती है, यही कंफ्यूजन होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है। चलिए, इसीलिए मैं समझ गया था आपने जो आंसर किया था वो जस्ट रिवर्स आंसर हो गया था। अगला बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। प्रॉफिट बिजनेस के लिए कौन से डोमेन को यूज किया जाता है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं ना, उनकी बात करें, बताइए। डॉट नेट, ईडीयू, डॉट कॉम, ओ आर जी, हमने इनके फुल फॉर्म्स देखे हुए हैं, बिल्कुल देखे हुए हैं। और अगर इन जनरल आप आंसर करना चाहेंगे तो इसका आंसर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। बताइए जरी कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 4 में से कौन सा। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डॉट कॉम है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डॉट कॉम। डॉट कॉम जो एक्सटेंशन होता है ना, ये एक्सटेंशन ही होता है किसके लिए, ये कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। ये डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, और कमर्शियल है तो ये प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होते हैं ना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट मिले। या ज्यादा बेटर होगा कि इसको बिजनेस ही रहने दें अपन। चलिए, डॉट नेट का फुल फॉर्म बताइए तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे ORG भी लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, या इसको ऑर्गेनाइजेशन हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कौन से, जो आपके नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, नॉन प्रॉफिट वाले जो होते हैं, उसके लिए ORG लगा दिया जाता है जनरली, क्लियर। और ORG जो है ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपकी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट पे आपको ORG देखने को मिलेगा, या फिर आप समझ लीजिए कि जो आपके एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ जो होते हैं, है ना, वो जो होते हैं उनके भी जो अपने वेबसाइट्स होती हैं या जो अपने एक्सटेंशन होते हैं वो ORG वाले मिलेंगे आपको। और मिल सकता है जैसे आप लोगों का क्या होता है, हम लोग और भी आपके पास नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी सब ORG लगाते हैं, .org लगाते हैं, क्लियर। डॉट नेट का फुल फॉर्म बताइए, नेटवर्क, है ना। डॉट नेट का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, नेटवर्क है, वेरी गुड। और ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशनल वेबसाइट जो होगी उस पे .edu मिलता है आपको, ठीक। चलिए, उसके ये चैरिटी वाले कुछ है ना, मैं इसकी बात कर रहा था, चैरिटी के लिए, चैरिटेबल जो होते हैं ना, चैरिटेबल वगैरह जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं तो वो ORG लगाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। क्या होता है वेब पेज एड्रेस का नाम, क्या होता है, डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, URL, डोमेन, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है URL, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, URL, है ना। हमारे जो जो भी आपका वेब पेज होता है उसका एड्रेस URL होता है, डोमेन नहीं, है ना। मैंने आपको URL, एक URL पूरी लिख के बताई थी कि URL जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज क्या होती है, डोमेन किसको कहते हैं, सब डोमेन क्या होता है, पूरा वेब पेज जो होता है उसका एड्रेस आपको बताना है, URL बताएंगे यहां पर। URL को एक्सप्लेन करना है, देखो आपके पास जनरली क्या होता है, ये एक यहां पर HTTP लिखा होता है, यहां पर आपके पास डॉट और डबल स्लैश, है ना, फिर यहां पर आपके पास लिखा होगा www, ठीक। फिर उसके बाद आपके मान लीजिए हमने गूगल का पेज ओपन किया है तो ये गूगल, देन उसके बाद यहां पर गूगल जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहां पर आपका .com हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहां पर अंदर जो भी एंटर करेंगे वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं। पहला HTTP जो होता है, HTTP जो होता है इट इज योर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब इसको आपको याद रखना है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर मिल रहा है दो ये स्लैश, मतलब आपके पास कोलन और डबल स्लैश, ये जो कहलाता है ये कहलाता है सेपरेटर। ये क्या कहलाता है? सेपरेटर कहलाता है। ठीक है, आपके मेन जो यूआरएल से अलग जो होता है, मतलब आपके प्रोटोकॉल को आपके डोमेन से जो अलग करता है वो सेपरेटर कहलाता है। उसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है, इस पूरे, एक मिनट ऊपर बनाते हैं, इस पूरे को आप कहते हैं डोमेन। इसको आप क्या कहेंगे? डोमेन नेम। डायरेक्टली मैं अभी इसको क्या बोल दूंगा? डोमेन नेम या डोमेन नेम बोल देता हूं। ठीक है, अब इसमें भी ना डोमेन तो बोला पूरा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये www जो है ये कहलाता है आपका सब डोमेन। ये क्या कहलाता है? सब डोमेन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद जो आपके पास है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो गूगल लिखा हुआ है, गूगल, ये है मेन डोमेन नेम। ये मेन डोमेन नेम है। ठीक है, ठीक, सब डोमेन, डोमेन, और उसके बाद जो आता है ये जो डॉट कॉम लिखा हुआ है, ये जो डॉट कॉम लिखा हुआ है ये आपका दिखाता है, इसको आप बोलते हैं, कई बार देखो डॉट कॉम होता है, कई बार कंट्री का नाम लिखा होता है। ठीक, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, इसको अपन बोलते हैं टीडीएल या टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। इसको क्या कहते हैं? टॉप लेवल डोमेन। क्लियर? तो ये तीनों की तीनों डोमेन नेम होते हैं, पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। पहली चीज, कभी कभार यहां पर आपको डॉट यूके, डॉट यूएस, डॉट आईएनडी दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसीटीएलडी। सीसीटीएलडी का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। सीसीटीएलडी का मतलब होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। पर ठीक है, उसके बाद ये जो आपका स्लैश आता है, इसके पीछे क्या होता है? तो इसको अपन पूरे को बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, यहां पर इंडेक्स होता है ये पूरा। इंडेक्स में आपको क्या होता है, जब वेब पेज के पास जाते हैं, google.com पे जाते हैं, उसके अंदर आप जो कोई चीज सर्च करते हैं तो आप स्लैश करके पहली वेबसाइट पे जाएंगे। अगर उस वेबसाइट पे आप पहुंचे, उसके अंदर आपको कोई और चीज सर्च करना है तो फिर स्लैश करके आपके पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अंदर अंदर जाते जाते हैं किसी फाइल के अंदर, मतलब किसी वेबसाइट पे आपने कोई एक वेबसाइट ओपन की, उस पर आपने किसी एक होम पेज को ओपन किया, होम पेज के बाद आपने उसके अंदर और एग्जामिनेशन वाले पे भी गए, एग्जामिनेशन के अंदर आप गए प्रीवियस ईयर पेपर पे, प्रीवियस ईयर पेपर पे आप किसी एक एग्जाम के अंदर गए, किसी एक एग्जाम के अंदर आप किसी ईयर पे पहुंचे, तो आपको अक्सर जो चीजें मिलेंगी वो ऐसे स्लैश करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, तो जब आप इनके अंदर के अंदर के अंदर जाते जाते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्टरी। इसके अंदर आपको मिलती है डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन, ये क्या होती है? डायरेक्टरीज होती हैं। ये आपका टोटल होता है वेब पेज, ये वेब पेज होता है। ठीक है, इसी को आप यूआरएल कहते हैं। ये वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, डोमेन तो केवल इतना सा है, आपको जब पूछा जाए कि एड्रेस बताइए, पेज एड्रेस पूरा बताना है, तो वो आपका यूआरएल कहलाएगा। ठीक है, ये बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम का फुल फॉर्म तो बताने की जरूरत नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बताइए कहां पर लगी होती है? हार्ड डिस्क पे लगी होती है, एक्सटेंशन बोर्ड पे लगी होती है, यूएसबी में लगी होती है, या मदरबोर्ड पर लगी होती है? बिल्कुल, ये लगी होती है मदरबोर्ड पर। कहां लगी होती है? मदरबोर्ड। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इजी था ये, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, एन अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रिसिपेंट्स एट वंस इज अ प्रीवियस ईयर पीएससी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पीएससी में पूछा हुआ है, ईमेल से रिलेटेड था, है ना। ईमेल मैसेजेस का ही था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, यही समझ लीजिए। वॉर्म कहलाता है, वायरस कहलाता है, थ्रेड कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ईमेल का बिल्कुल स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको पता भी होगा, ईमेल ओपन करते हैं उसमें स्पैम्स वगैरह रखे होते हैं ना, तो वो स्पैम कहलाता है। पीएससी ने पूछा हुआ ये क्वेश्चन, है ना। लगता इजी है, उस दिन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे भी गलत करके आए थे। ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी थे, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लिखा था, बट हाँ गलत किया था उन्होंने, ईमेल के ऑप्शन दिए थे, ये ऑप्शन सेम नहीं थे। खुलती है गलतियां। चलिए ठीक है, देखिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये भी फालतू का क्वेश्चन है एक तरीके से, पर ये भी पीएससी ने पूछा है।
कुछ टाइम पुराना है लेकिन पूछा जरूर है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। आप खुद ही बता देंगे, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, तीनों आपको आउटपुट डिवाइसेस दिख रहे हैं, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? कीबोर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। क्योंकि आपके इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ना है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे अपन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, सोशल नेटवर्क कौन सा नहीं है, ये बताइए। जी गौरव सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, हम लोग पहले ही अपने आप को, वो अपने माइंड को ऐसे उस स्टेट में पहुंचा देते हैं कि यार कोई भी चीज गलत नहीं होना चाहिए, है ना, यही है जो है, आखिरी है, पहला है, जो भी आप सोचते हैं उस समय, बट कंफ्यूजन होता है। इसीलिए प्रैक्टिस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसीलिए मैंने आज अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस में मैंने कभी भी टाइम नहीं दिया है ना, आंसर मैंने ही किया, लेकिन मैं जबरदस्ती आज टाइम दे रहा हूं आपको, ताकि आप खुद सोचें। आप देखो, एक दो जगह तो आप भी कंफ्यूज होते हैं, है ना। 30 क्वेश्चन में आप एक दो जगह कंफ्यूज हुए हैं, तो 100 क्वेश्चन आने हैं, 150 क्वेश्चन आना है आपके पास, तो वो कंफ्यूजन ना हो। जो हमको आता है वो ऐसा आए कि पूरा आए, और ना आता हो वो कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। रीजन नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग परेशान करेगी बाद में। क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ये आंसर या वो आंसर, और लगाने के चक्कर में अगर गलत हो गया तो 1/3 नेगेटिव हो जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा हर्ट करता है। क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। Amazon.com की बात करें तो ये हमारे सिलेबस में भी है, ई कॉमर्स कंपनी है ये, है ना, ये क्या है, ई कॉमर्स कंपनी। चलिए ईबे की बात करें, सेम ई कॉमर्स कंपनी है ना। जीमेल की बात करें तो ये क्या है, जीमेल जो है आपका, ये आपका ईमेल सर्विस है। ठीक है, ये कैसी है, आपकी ईमेल सर्विस है जो गूगल की है। और आपका जो ट्विटर है, ट्विटर इज योर सोशल नेटवर्क। ट्विटर के बारे में तो और अभी तो क्या है, चर्चे में ही है ट्विटर पूरा, है ना। ट्विटर पहली बात तो दो तीन चीजें हो गई, ट्विटर का लोगो चेंज हो गया है, दूसरा ये हुआ है कि ट्विटर को अब एलन मस्क जो है उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि क्रिएट एनीथिंग, है ना। क्रिएट एनीथिंग का मतलब होता है कि जो आपको बनाना बनाओ, और अब यहां पे जो होगा रेवेन्यू जनरेशन का काम आएगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा यहाँ पर। अब मतलब ट्विटर पे ट्वीट करके कुछ भी कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, और वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। पर वो उनके लिए होगा जिनके पास ब्लू टिक है, जो ऑलरेडी ट्विटर को पे कर रहे हैं। तो ठीक है, बट ये न्यूज में है, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई चीज आ ही जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अ गीगाबाइट इज इक्वल्स टू। अभी ये तो आंसर कर देंगे आप गीगाबाइट का, क्योंकि हमने अभी देखा, हमने देखा कि जो हमारा मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद आपका आता है गीगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट आता है। तो गीगाबाइट जो होता है वो मेगाबाइट से थोड़ा बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है, वो होता है 1024। क्लियर। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, MB GB, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बताइए। ये भी इजी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको पढ़ना ही रहता है, हम पढ़ते ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा, C++। इवन अभी तो हम लोग जो रोबोटिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं वहां पर भी, और हमने लास्ट कंप्यूटर के लेक्चर्स में भी ये देखा है कि जो पास्कल, जावा और C++ है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है और इनमें प्रोग्रामिंग की जाती है। हमने आज ही देखा था मॉर्निंग के लेक्चर में रोबोटिक्स में कि पास्कल, जावा और C++ जो है कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है या फिर रोबोटिक की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है। ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहां पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलती है एक ही फॉर्मेट या एक ही कंपनी द्वारा बनाई गई, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे यहां पर आपको क्या मिल सकता है, यहां पर आपको पीपीटी मिल सकती है, पावर पॉइंट मिल सकता है ना, इसको आप पावर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा इसमें, इसमें आपको मिलेगा एक्सेल, है ना, एक्सेल मिलता है। इसमें आपको और क्या मिलता है, वर्ड फाइल मिलती है। ठीक, इसमें आपको क्या मिलता है, और नोटपैड मिलता है, नोट मिल जाता है, नोटपैड। ठीक है, इसमें और आपको क्या मिलता है, तो आपको इसमें
MS में आपको एक चीज और मिलती है और वो है ईमेल के लिए, ईमेल सॉफ्टवेयर भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक साथ मिलती है MS ऑफिस में। ये एप्लीकेशन है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। ये भी ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो फालतू का ही क्वेश्चन है ना। अभी इनके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अपन डिटेल में, जब अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो आईसीटी से रिलेटेड तो होती ही है, जनरली पेपर में नहीं आती, पर नॉलेज के पर्पज से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी नहीं करेंगे इसको डिटेल, अभी सिंपल याद रखिए, आपको सबको पता है मोबाइल में एंड्रॉइड चलता है, सीधी सी बात। द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर, ये हमने अपनी नेटवर्किंग में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? क्या डोमेन नेम सिस्टम होता है? क्या ये हमारा डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम होता है? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। ठीक है, इसका डीएनएस फुल फॉर्म जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ओके, नन ऑफ द अबव। बताइए जरा इसका आंसर, अच्छे से पढ़ के आंसर करिएगा इसको, है ना, थोड़ा सा। जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं बताता हूं आपको। अभी आपको पता होगा जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मैं थोड़ा सा रुका, क्योंकि मुझे सेकंड ऑप्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा और थर्ड ऑप्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। अब मैंने यहां गलती ये करी कि ऑपरेट टी तक तो ठीक था, आई तक भी ठीक था, ये ओ एन और आई एन जी इन दोनों में मैं कंफ्यूज हुआ पढ़ने में, है ना। ये एग्जाम में भी ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अगर मान लीजिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नहीं होता और नन ऑफ द अबव लिखा होता डायरेक्ट यहाँ कुछ और लिख के, तो मैं पता है किस पे टिक कर देता, ये ऑपरेशन सिस्टम पे टिक कर देता। तो ये कंफ्यूजन होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ पैरेलली मैनेज करता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। इनमें से अलग कौन सा है? क्या गूगल अलग है, विंडोज अलग है, लिनक्स अलग है, या मैक अलग है? बताइए। डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, यहां पर जो कुछ नाम लिखे हैं, बिल्कुल। देखिए विंडोज, लिनक्स और मैक, ये तीनों जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एप्लीकेशन ये किसका है? अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे देखो, ये जो आपका मैक है एप्पल का, है ना। ये किसका है? ये है एप्पल का। ठीक। लिनक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का है, MS विंडोज है ये, है ना। तो ये भी क्या आता है? ये आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तीनों की तीनों आपके ओएस हो गए हैं, ठीक है, ये एप्पल का ओएस है। तो बचा क्या है? गूगल। गूगल अलग है, गूगल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इन इस ये जो कॉम्बिनेशन जो दिया था, जो ग्रुप दिया था, उसके हिसाब से गूगल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ओपन सोर्स किसे कहते हैं? लिनक्स जो है ओपन सोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ थोड़े से प्रोग्राम जो होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बाकी आप विंडोज में नहीं कर पाएंगे, मैक में नहीं कर पाते हैं। आप लिनक्स में ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप उसमें अगर कोड थोड़े से चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन सोर्स बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय।
मतलब अगर मेरा सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? सिस्टम का नाम, सिंपल सा मीनिंग है कि सिस्टम का नाम कैसे पता चलता है? जी बिल्कुल, लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर भी है ना? ये भी है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नाम आता है इसका, इसको एग्जांपल में मैंने आपको बताया है बिल्कुल। इसका आंसर करिएगा। कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, आईपी एड्रेस से। देखो ईमेल एड्रेस से तो कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, स्ट्रीट एड्रेस तो लोकल घर वगैरह और ऐसे है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है जो वैसे उनका होगा। आईपी एड्रेस जो होता है इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, इससे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिस्टम का एड्रेस। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया भी था कि अगर कोई किसी सिस्टम का पता करना है कि वो मैसेज कहां से कन्वे हुआ है तो आईपी एड्रेस उसके उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिट स्टैंड्स फॉर। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बिट है बाइनरी डिजिट कहलाता है। ठीक, चलिए, तो ये आपके ठीक, हाँ, तो आपके पास अभी 31 क्वेश्चंस थे अप्रोक्स। अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स है फिर भी। अब ये जो है आपका सेशन जो मैंने लिया था ये बेस्ड था आपका जो अपने कंप्यूटर पढ़ा है ना। कंप्यूटर के साथ में आपने तीन चीजें पढ़ ली हैं अभी, कंप्यूटर भी पढ़ लिया आपने, वहां पर नेटवर्किंग भी पढ़ लिया, और नेटवर्किंग के साथ में आपने वहां पर पूरा जो अपना इंटरनेट वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो वो ये तीनों पार्ट अपने वहां पर कवर हुए हैं। ठीक है, इनको आपने पढ़ लिया है। कुछ चीजें बेसिक जैसे मेमोरी यूनिट्स वगैरह है, तो मैं मेमोरी यूनिट्स जो है आपको वो तब पढ़ाऊंगा जब नंबर सिस्टम अलग से पढ़ाऊंगा। पूरा सेशन है नंबर सिस्टम का, है ना, वो मैंने बीच में इंक्लूड नहीं किया है। तो ये आपको करना है, और भी इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में पहले इनको करिए। ये आपका कंप्यूटर और नेटवर्किंग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे यहाँ पर ज्यादातर। अब अपन जैसे जैसे सेशन अपने कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे सेशन लेते आएंगे, लेकिन उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं अब इंक्लूड करूंगा फिर से, जो आपने कंप्लीट कर लिया है मैं आपका वहां पर इंक्लूड करने वाला हूं। अब ये आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, देन मैं वहां पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसको इंक्लूड करूंगा। अपना रोबोटिक्स खत्म हो जाएगा तो उसको भी बीच में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से इसको कवर करेंगे अपन, है ना, ताकि आपका जो एमसीक्यू सेशन है वो आपको थोड़ा सा पुरानी चीजों को रिकॉल करने में मदद करे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।